एक समय की बात है। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। विष्णु एक बहुत अच्छा इंसान था और नेक दिल भी था। उसका गांव में काम भेलपुरी बेचने का था। उसके द्वारा बनाई गई भेलपुरी गांव में सभी लोगों को खूब स्वादिष्ट लगती थी और सब लोग उसे खरीदना पसंद करते थे। वह गांव में अपना जीवन भेलपुरी बेचकर बिताता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, व्यापार बढ़ने लगा और विष्णु के द्वारा पूरा काम संभालना नामुमकिन हो गया था। वह सहायता की। उसने सोचा कि अब उसे मदद की जरूरत है और वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जो उसके व्यापार में उसकी मदद कर सके, जो वफादार और भरोसेमंद हो। जैसे कि वह सोच रहा था, उसे उसके दोस्त माधव के बारे में पता चला। उसे ख्याल आया कि उसका दोस्त उसके काम में उसकी मदद कर सकता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मेरा दोस्त माधव मेरी मदद कर सकता है और जितना मुझे पता है उसके पास तो नौकरी भी नहीं है और उसका परिवार थोड़ा गरीब स्थिति में भी है। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। हे माधव, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे विष्णु, मैं ठीक हूँ यार। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैं किसी मामले पर तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ विष्णु, बोलो, क्या बात है? देखो माधव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है मेरा भेलपुरी का काम है और अब जब मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे किसी की सहायता चाहिए क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरी काम में हाथ भी बटा दो। अरे हाँ विष्णु, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कितने समय से नौकरी भी नहीं है और मैं नौकरी ढूंढ भी रहा हूँ। ये तो मेरे परिवार के लिए मदद भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल से तुम्हारे साथ काम में लग जाऊंगा। ठीक है माधव, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो फिर हम कल मिलते हैं। अगली सुबह माधव दुकान पर गया और विष्णु के साथ काम पर लग गया। माधव ने भेलपुरी चखी और उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगी। विष्णु को अब थोड़ी राहत मिली कि उसका दोस्त माधव उसके काम में सहायता कर रहा है। दोनों साथ में मिलकर भेलपुरी तैयार करते और उसे बेचने जाते। भेलपुरी, भेलपुरी, सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी। आइए, इस गांव की सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी को चखिए। एक प्लेट सिर्फ 5 रुपए की है। आइए, सभी आइए। माधव को सुनकर सभी लोग जो आसपास थे उसके पास आए। सब लोगों ने भेलपुरी को चखा। अरे वाह विष्णु, ये तो बहुत अच्छी भेलपुरी है। ये तो हमारे गांव की सबसे बेहतर भेलपुरी है। अंकल, आपकी भेलपुरी तो बहुत अच्छी है। मैं इसे दिन भर खाता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आगे भी खाता रहूँगा। धन्यवाद। विष्णु, जो भेलपुरी तुम तैयार करते हो वह बहुत अच्छी है। पूरा गांव तुम्हारी भेलपुरी की प्रशंसा करता है। अरे, ये सब क्या चल रहा है? मैं भी तो यहाँ पे हूँ, फिर भी सभी लोग विष्णु की ही प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने भी पूरे दिन संघर्ष किया है, लेकिन मेरी तो कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा। मैं भी बराबर का संघर्ष कर रहा हूँ, भेलपुरी बना रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे बराबरी का हिस्सा तो नहीं मिल रहा है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे निर्णय लेना होगा। विष्णु तो बहुत खुश है, उसका परिवार भी बहुत खुश है। अब मेरा परिवार तो केवल मेरी कमाई पर ही निर्भर है ना। मुझे कुछ करना चाहिए। अब मैं इस गुल्लक की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो मैं इसमें से अपना हिस्सा लूंगा। विष्णु से चोरी छुपे माधव उस गुल्लक से पैसे निकाल रहा था। वह हर दिन गुल्लक से पैसे निकालता और फिर गुल्लक विष्णु को सौंप देता और घर चला जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और विष्णु को ऐसा एहसास हुआ
कि उसे व्यापार में कम लाभ हो रहा है। एक दिन उसने गुल्लक को देखा और सोचा कि गुल्लक में तो पैसे भी कम है। माधव, सुनो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस काम में कम लाभ हो रहा है और इन दिनों पैसे भी कम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है। हम भेलपुरी तो उतनी ही बेच रहे हैं। हाँ दोस्त, मेरी बात सुनो। हमें कम लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भेलपुरी को कम पैसे में बेच रहे हैं। फिर विष्णु सोच में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं अकेला व्यापार संभाल रहा था तो लाभ भी ज्यादा हो रहा था और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग तो भेलपुरी बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर कमाई उतनी नहीं हो रही। तो क्या माधव पैसे चुरा सकता है? नहीं नहीं, लेकिन वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। विष्णु की बीवी शांति को एहसास हुआ कि विष्णु थोड़ा परेशान है। जी, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ सोच रहे हैं और आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? विष्णु ने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हो रहा है। जी, आप ज्यादा परेशान ना होइए, ये केवल एक छोटी सी समस्या है। देखिए, सच्चाई बहुत लंबे समय तक छुपती नहीं है, जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। आप जाइए, आराम से सो जाइए। माधव और विष्णु अपने व्यवसाय में लग गए। उस दिन सारा काम आसानी से हो गया और माधव अपने घर के लिए रवाना होने से पहले उस गुल्लक में से पैसे चुराने जा रहा था। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गुल्लक जमीन पर गिर गई और कुछ आवाज हुई। विष्णु तुरंत उस आवाज को सुनकर वापस आया। अरे, ये क्या माधव, तुम अभी तक यहीं हो? तुम डरे क्यों हो यार? तुम्हें पसीना भी खूब आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या तुमने कोई अपराध किया है? जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम डर जाते हैं। मुझे बचपन से ही पता है कि मेरा दोस्त कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यह देखकर कि उसके दोस्त को अभी भी उस पर पूरा भरोसा था, माधव को बहुत चोट पहुंची। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। क्या हुआ माधव? तुम अभी भी इतने परेशान क्यों हो? विष्णु मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे चोरी छुपे इस गुल्लक से पैसे चुरा रहा था। मेरा परिवार अभी भी बहुत गरीब है। मुझे ऐसा लगा कि जो हिस्सा तुम मुझे देते हो वो कम है, इसीलिए मैं पैसे चुरा रहा था और यही कारण है कि तुम्हें व्यवसाय में लाभ कम हो रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो। माधव की ये बात सुनकर विष्णु ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। माधव मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने चाहिए थे। चलो, फिर भी अब से तुम ईमानदार बनो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है विष्णु, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझ पे जो भरोसा दिखाया है मैं उसे बना कर रखूंगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई? मैं गुस्से में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे काम को कम मान्यता मिल रही है और मैं पैसे चुराने लग गया। अगर विष्णु ने मुझे ये नौकरी नहीं दी होती, मैं तो अभी भी संघर्ष कर रहा होता। मेरा परिवार कितना गरीब है, इस नौकरी के बिना मैं क्या करूँगा? मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ। अब से मैं वफादारी के साथ अपने दोस्त विष्णु के लिए काम करूँगा। विष्णु माधव से बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। विष्णु अपने दोस्त के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था, तो उसने तय किया कि उसे बराबरी का हिस्सा देगा, क्योंकि वह भी पूरी मेहनत कर रहा है बेलपुरी बनाने में और उसे बेचने में। वे दोनों खुशी खुशी व्यवसाय में वापस लग गए और खूब ईमानदारी से काम करने लगे। इसी तरह उनका व्यवसाय बढ़ता रहा और दोनों खुश थे। मिठाई वाला। मिथुन सागर नामक एक नगर में था एक मशहूर मिठाई की दुकान, किसान वाला मिठाई। दुकान का मालिक था रणवीर अग्रवाल।
रणवीर अपने बेटे केतन से बहुत प्यार करता था। केतन के साथ एक और लड़का था, शंतन। शंतन अंजया का बेटा था जो रणवीर के लिए काम करता था। अब शंतन तो केतन का सगा भाई तो नहीं था, पर दोनों को रणवीर ने साथ साथ बड़ा किया। केतन ने अपनी पढ़ाई जारी रखा, पर शंतन पढ़ाई छोड़कर मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद केतन ने भी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। शंतन दुकान में ही काम कर रहा था और केतन ने बाकी पाठ्यक्रमों में जमा हो गया, जैसे कि मुक्केबाजी, घुड़सवारी, कराटे और बहुत कुछ। बहुत सालों तक केतन संघर्ष करता रहा, पर वह हर किसी में असफल रहा। इसी प्रकार कई साल गुजर गए और केतन किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त की। दूसरी ओर शंतन दुकान में काम करके स्वादिष्ट मिठाई बनाना सीख लिया। उसने बहुत मिठाई बेचा और किसान वाला मिठाई को और भी मशहूर बना दिया। उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और उसने दुकान की अच्छी देखभाल की। रणवीर ने दोनों लड़कों को ध्यान से देखा और फिर एक दिन केतन को अपने पास बुलाया। केतन, तुमने 12 साल बिताए कई पाठ्यक्रमों को सीखने में, पर तुमने कुछ नहीं सीखा। कम से कम दुकान के कैश काउंटर को जाकर संभालो, कुछ ना कुछ तो वहाँ सीख जाओगे। ये सुनकर केतन बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे पूरी दुकान उसी की है और हर एक जिम्मेदारी भी उसी की। अगले दिन केतन दुकान पर गया। अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझकर दुकान पर उसने देखा कि शंतन सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहा था। किसी ने केतन को भाव ही नहीं दिया और केवल शंतन की बात ही सुन रहे थे। केतन को जलन होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। दिन समाप्त होने के बाद जब शंतन काम करने वालों को तनख्वाह दे रहा था, तब केतन बीच में आया और उसके हाथ से पैसे छीन लिए। ये मेरी दुकान है और अब से पैसे मैं ही संभालूंगा। उठो यहाँ से और जाओ। शंतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। केतन अब काम करने वालों को पूरी तनख्वाह देने के बजाय आधा ही देने लगा। दुकान के लोगों को निकालकर दूसरे काम वालों को ले आया, जिनको मिठाई बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शंतन ये देखकर केतन के पास गया और बोला, अगर तुम ऐसे कर्मी को काम पे रखोगे तो हम अच्छी मिठाई कैसे बना पाएंगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं तो तुम इस दुकान को छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर शंतन दुकान जाना बंद कर दिया। जब रणवीर ने शंतन को घर पर ही देखा तो वो हैरान रह गया। रणवीर जानना चाहता था कि हुआ क्या, पर शंतन उसको कुछ नहीं बोल रहा था। अंत में रणवीर को पता चल ही गया कि उसकी दुकान पर हो क्या रहा था। रणवीर ने देखा कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा था। सब लोग उसके बारे में बुरा बात कर रहे थे और रणवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन रणवीर ने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया। रणवीर ने लड़कों से पूछा कि क्या हो रहा है। शंतन ने अपनी बात बोली, पर केतन अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। रणवीर को पता था कि गलत कौन था। वह जानता था कि शंतन की वजह से ही दुकान का अच्छा नाम बना था। अंत में रणवीर ने शंतन को दुकान का मालिक बना दिया। ये देखकर केतन और भी नाराज हो गया। पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम किसी काम के लायक नहीं हो और उसके ऊपर तुम इतनी ईर्ष्या और गुस्सा दिखाते हो। इस तरह तुम एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते। तुम मेरी एक ही औलाद हो और मैंने 12 साल इंतजार किया,
तुम में बदलाव देखने के लिए, पर तुम इतने लापरवाह बन गए। अब तुम जो भी कहो, मैं निर्णय ले चुका हूँ। केतन घर छोड़कर चला गया और शंतन ने दुकान की सारी जिम्मेदारी ले ली और उसको फिर से अच्छे से चलाने लगा। बहुत दिन बीत गए और केतन को बाहर भी कोई नौकरी नहीं मिली। घर वापस आकर उसने अपने पिता से माफी मांगा। रणवीर ने केतन को माफ कर दिया और उसको शंतन का सहायक बनाया। कुछ ही समय बाद केतन ने शंतन से बहुत कुछ सीख लिया। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी काम अगर मन लगाकर करोगे तो अवश्य सफल होंगे। दूध वाला। बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था। उन्होंने बहुत सारे स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूध देते थे। ये दूध सारे गांव में बेचा जाता था। कबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। कबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था। हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाएं और सेहतमंद रहे। गायों को घास चराने के लिए वह दिन में कम से कम 2 बार भेजता था। वह हमेशा ध्यान रखता था कि दूध साफ सुथरा रहे। दूध निकालने के बाद वह 10 दूध वालों को देता था ताकि वह गांव में जाकर बेच दे। दूध वाले कबीर सिंह को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को। चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर ईमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा। महाराज कबीर के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपने बहनों को बताया करता था। एक दिन जब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बहनों को बहुत गुस्से में और परेशानी में देखा। क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी के लिए, पर क्या फायदा, शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कपड़े और गहनों को छोड़ो, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, अगर इससे भी खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो। और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए। तीनों बहनें रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा। अब तुम सब मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना। अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। हाँ, और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। पर ये तो धोखा हुआ, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कबीर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था, पर उसकी बहनों ने उसको भावुक करके
जैसे तैसे उससे ये काम करवा ही दिया। कबीर सिंह अक्सर कमाए गए पैसे राजा को देता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को देने लगा। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलना। कबीर की बातें सुनकर बहनों ने उसको पैसे वापस किए और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगी। कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी। कमाए गए पैसे राजा को देकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही समय में कबीर की बहनें नए नए साड़ियां और गहने खरीदने लगे और अच्छा खासा खाने भी लगे। उनकी जिंदगी ही बदल गई। घर पर बैठे बिना तीनों सज धज के बाहर घूमने लगे, सबके आगे दिखावा करने के लिए। गांव के सारे लोग हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये तीन बहनें कबीर की कमाई को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। पर कबीर सिंह के पास इतने पैसे आए कहाँ से? सब लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे और बाकी के मंत्री कबीर की कमाई पर ईर्ष्या करने लगे, तो इस बात पर जांच करना शुरू कर दिए। जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। 70% राजा को देकर बाकी के 30% अपनी जेब में डाल रहा था। खेत के कारीगरों से मंत्रियों ने ये बात का पता लगाया। सारे मंत्री गए राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया। अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कबीर को दंड देने का। तीनों बहनें आए कैद खाने अपने भाई को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वजह से उनका भाई आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महाराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोषी नहीं है। उन्होंने राजा से भीख मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया और कहा, दंड केवल गलत करने वाले को ही नहीं, गलत सोचने वाले को और गलती में हिस्सा लेने वाले को भी मिलनी चाहिए।